खास मुलाकात। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा। आज खास मुलाकात में अम्बेडकरनामा में मेरे पुराने मित्र, वरिष्ठ पत्रकार, संपादक स्वतंत्र मिश्र साहब हैं और अभी संपादक हैं एक न्यूज पोर्टल में। बड़ा न्यूज पोर्टल है, कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, स्टीफेंस कॉलेज के छात्र रहे हैं, लगातार लिखते पढ़ते बोलते रहे हैं। साथ साथ बहुत ही फूडी हैं मेरी तरह। मुझे बनाना भी अच्छा लगता है और खाना खिलाना भी अच्छा लगता है। स्वतंत्र को भी खाना बनाना और खिलाना बहुत अच्छा लगता है और एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं इंडी फूड के नाम से। इनके प्रोफाइल पे जाकर देखिए, तरह तरह के वैरायटी खाना, आज खाने के माध्यम से देश की राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे। स्वतंत्र, स्वागत है अम्बेडकरनामा। आप पहली बार आए हैं। शुक्रिया रतन जी और शुक्रिया अम्बेडकरनामा कि मुझे आपने इस मुलाकात के लिए बुलाया, और जो भी लोग देख रहे हैं उनका पहले ही मैं धन्यवाद करता हूं। और खाना सिर्फ खाना नहीं है, खाना में भूगोल है, राजनीति है, इतिहास है, सब कुछ है, समाज है। खाना जोड़ता भी है, खाना तोड़ता भी। तो खाने पे आज हम लोग बात करेंगे। खाने की राजनीति पे बात करेंगे और खाने के माध्यम से देश की राजनीति पे बात करेंगे। जी आप देखिए कि मैं छोटी छोटी बातें नोट करता हूँ कि हमारा खाना श्रेष्ठ, तुम्हारा खाना खराब। कोई चींटी खाता है इस समाज में, कोई सांप खाता है, कोई मछली खाता है, कोई साग सब्जी खाता है। तो अलग अलग ज्योग्राफी है, अलग अलग भूगोल है, उस हिसाब से लोगों ने अपने अपने खाने डेवलप किए। अब राजस्थान में वो बहुत सब्जी हरी भरी नहीं मिलती, केर सांगरी की सब्जी खाते हैं, बहुत पौष्टिक है, उनके हिसाब से बहुत अच्छी है। ज्वार की रोटी खाते हैं वो। पर यही आप बिहार जाएंगे तो वहाँ आप केर सांगरी नहीं मिलती। वहाँ आप फिर बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ तालाब हैं, पोखरा है, तो वहाँ लोग मछली बहुत खाते हैं। बंगाल में भी यही है। लेकिन आप फिर दक्षिण भारत जाएंगे तो वहाँ खट्टा लोग बहुत खाते हैं। तो मतलब आप किसी रीजन को ये नहीं कह सकते कि इस रीजन का खाना सबसे अच्छा है, उस रीजन का खाना सबसे अच्छा है। प्रकृति ने जो दिया और उसके साथ जो मनुष्य ने अपना संतुलन बिठाया और ढाला अपने आप को, तो उस हिसाब से तो इसलिए सब तरह के खाने का मजा लेना चाहिए, ये कहने की बजाय कि ये अच्छा है, ये खराब है। उसमें एक बात, मैं प्रोफेसर डीएन झा का स्टूडेंट रहा हूं और उन्होंने होली काउ, द मिथ ऑफ होली काउ लिखा था। ये भारत में बीफ का ट्रेडिशन जो खाने का है, खाने को लेकर भी राजनीति होती है। हिंदू फूड, मुस्लिम फूड, साउथ इंडियन फूड, नॉर्थ इंडियन फूड। इसको कैसे समझा जाए कि जैसे नॉर्थ इंडिया में, हिंदी बेल्ट में गाय माता है और गोमांस के नाम पे मॉब लिंचिंग हो जाती है। गोमांस के शक पे मॉब लिंचिंग होती है, लोग मारे जाते हैं। लेकिन वही मान लीजिए कि बीजेपी या आरएसएस का एजेंडा है इसको बचाना, लेकिन वही मिजोरम में अगर जाती है, गोवा में जाती है, केरल नहीं, जहां बीजेपी शासन है, तो वहां पे ये कोई इशू नहीं होता है। वो बोलते हैं कि हम, जैसे गोवा के चीफ मिनिस्टर ने कहा भी था कि हम किसी को बीफ कम नहीं होने देंगे, मतलब उसकी सप्लाई कम नहीं होने देंगे। पर यही उत्तर प्रदेश में वो कई जगह बैन लगा रहे हैं शहर में कि आप मांस नहीं बेच सकते। और ठीक है, मतलब हरिद्वार है, हरिद्वार के अंदर लोग नहीं मनाते, लेकिन बाहर निकलते ही मांस की दुकानें आपको मिल जाएगी। आप देखिए कि लोग, मैं डीएन झा सर को जानता हूँ और उनकी किताब होली काउ मैंने भी पढ़ी है, उनका एक इंटरव्यू भी इस पर मैंने किया था। तो आप पुराण वगैरह में जाएंगे और वैदिक उसमें जाएंगे तो वहाँ भी इनविटेशन मिलता था। जब लोगों को घर पे बुलाते थे तो बीफ खाते थे। और केरल वगैरह में आप देखेंगे कि जिस तरह से यहाँ बकरा कटा आपको उत्तर भारत में दिखेगा दुकान में टंगा हुआ, वैसे गाय सड़क के किनारे, गाय एग्जैक्टली गाय नहीं खाते हैं। मैं एक चीज़ ये साफ कर दूँ, कोई भी दूध देने वाले जानवर को नहीं मारता। या तो वो बूढ़ी हो जाती है या वो दूध देना बंद कर देती है। ज्यादातर बफेलो मीट होता है या फिर बैल का मीट होता है वो। और
इसलिए मतलब ये एक धारणा गलत है कि गाय का मीट खाते हैं। दूध देने वाली गाय को क्यों मारेगा कोई, जिससे उसका मुनाफा हो रहा है, कोई क्यों बेचेगा। और कोई भी आदमी अपने घर पर गाय बांधता है और उससे 4-5 किलो दूध आता है, तो वो थोड़ा दूध बेच लेता है, थोड़ा अपने लिए भी रखता है, तो वो उसको काट नहीं सकता। ये एक तरह की गलत धारणा फैलाई जाती है, और ये किसी का मतलब आरएसएस का एजेंडा है या किसी का एजेंडा है, और ये अधिकतर लोग मानने लगते हैं, तो ये गलत है, मिथ है ये। चलिए उसमें अच्छा, सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, कोई भी सामाजिक समूह वो मोनोलिथिक नहीं है फूड हैबिट को लेकर। जैसे मान लीजिए ब्राह्मण को ही लीजिए, तो मिथिला में बगैर मांस और मछली की तो बात ही नहीं होगी, शादी भी होगी तो कम से कम तरह तरह के होते हैं। कश्मीर है या फिर और प्रदेश हैं, कुछ जगह लोग शाकाहारी हैं, कुछ जगह एकदम प्योर मांसाहारी है। तो समुदायों को लेकर भी इस तरह की राजनीति एक मोनोलिथिक, एक यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं बनाया जा सकता है जी। इस पर मेरा मानना ये है कि आप खुद ब्राह्मण हैं, आप खुद मैं खाता हूँ और मेरे घर में खाते हैं। मेरे पिताजी खूब अच्छा मटन चिकन बनाते थे, कबूतर भी खाते थे, कई तरह का मटन। और उनसे मैं बचपन में किस्से सुनता था कि वो हिरन का मीट जो है वो थोड़ा मटमैला होता है, मतलब उसमें मिट्टी का टेस्ट आता है। तो इस तरह की बात उन्होंने मुझे बताई। उन्होंने कभी नहीं कहा, या मेरे घर में मेरी दादी भी जो मेरी थी तो वो नॉनवेज नहीं खाती थी, क्योंकि वो विडो थी, तो विडो वो नॉनवेज नहीं खाते। लेकिन हम बच्चों के लिए, वो हम मतलब भाई बहनों के लिए वो इसलिए बनाती थी मटन चिकन तो उस समय इतना पॉपुलर नहीं था, मटन बना देती थी या अंडा बना देती थी, कि डॉक्टर कहते थे कि भाई ये प्रोटीन का बेस्ट सोर्स है। तो वो कभी ना नुकुर नहीं करती, तो बना देती। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, मुझे बहुत लोग इनबॉक्स भी करते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि अरे आप तो ब्राह्मण हैं, आप कैसे खाते हैं। उनको नहीं पता कि मिथिला में एक गांव में कम से कम 50-50 तालाब हैं, और उसमें मछलियां डालते हैं और मछलियां पालते हैं और खूब खाते हैं। और आपको मैं बता दूं कि जो श्राद्ध होता है, घर में कोई मरता है, उसके बाद 12वीं करने के बाद, मतलब द्वादशा बोलते हैं उसको, एकादशी द्वादशी, तो वो भोज होता है और उसमें पगड़ी बांधते हैं वो कर्ता को, जो कर्ता होता है लास्ट राइट करता है। तो उसके अगले दिन वो हवन होता है, पूजा होती है। उसके बाद उस कर्ता को कबूतर का मांस, मछली का मांस, मछली खिलाते हैं, और या नहीं तो बकरा खिलाते हैं, और उसके बाद गांव समाज के गोतिया दियाद के लोग खाते हैं बैठ के। तो ये, और शादी में भी खाते हैं, मतलब हर ओकेजन पे मछली और मांस का मतलब बिहार के लोग खाते हैं, बिहार के ब्राह्मण्स खाते हैं, बंगाल में खाते हैं, असम में खाते हैं। अब ये भी एक तरह का मिथ फैलाना है, मतलब एक क्रिएट करना है, एक तरह का भ्रम क्रिएट करना है कि राजस्थान के लोग नहीं खाते, राजस्थान के ब्राह्मण नहीं खाते, उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग नहीं खाते हैं। अच्छी बात है, आप नहीं खाइए, लेकिन जो खाते हैं तो इससे ये नहीं होगा कि उनका मतलब उससे वो छोटे हो गए, आप नहीं खाते हैं तो आप बड़े हो गए। ये चीज नहीं करना चाहिए। देखिए, खाने को लेकर इस भारत में हजारों साल से एक राजनीति रही है, और खाने को लेकर डॉक्टर अंबेडकर के सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट में एक महत्वपूर्ण मुद्दा खाना ही था। जब महान आंदोलन हुआ तो उसमें जो शपथ लिया गया था उसमें था कि सड़े गले मांस हम लोग नहीं खाएंगे, मरे हुए जानवरों का मांस नहीं खाएंगे। और वर्ण व्यवस्था में जो अनटचेबल्स थे उनको फोर्सफुली ये प्रावधान किया गया था कि आप मरे जानवर का खाएंगे, खाते थे वो। तुलसी राम ने भी अपनी आत्मकथा में लिखा, और मैंने उनका इंटरव्यू किया था जी। तो उन्होंने कहा था कि हम तो बहुत गरीब लोग थे, और जो है मांस मतलब गाय बैल मरा हुआ होता था तो उसका मांस लेकर आकर खाते थे जी। तो ये गरीबी की वजह से भी होता था, और ये सस्ता मतलब सोर्स है कि बीफ खाना जो है वो बीफ सस्ता होता है, तो इस वजह से अच्छा एक बैल का मीट आप सोचिए कि कितने बकरों के बराबर होगा, तो इस वजह से वो खा लेते थे जी। तो दोस्तों, खाने को लेकर इस देश में बड़ी राजनीति हुई है, बहुत सारे कॉन्स्पिरेसीज हुए हैं, इसलिए इस खाने के राजनीति को समझिए, यही आपको बांटता भी है। और यही शाम के समय जब कहते हैं कि चलिए डोसा खाते हैं, कंधे पे हाथ रख के, तब वो जोड़ता भी है। लेकिन खाने ने
यहाँ तोड़ा है। भारत एक अद्भुत देश है जहां पे खाने को लेकर भी हजारों साल से एक राजनीति रही है। स्वतंत्र चलते हैं अब खाने की राजनीति तो हो गई। अब देश में जो हालात जिस तरह के हैं, एज ए इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, एज ए थिंकर, क्या देख रहे हैं? बहुत सारे इश्यूज हुए हैं अभी, लगातार सारे इश्यूज पे नहीं जाऊंगा, लेकिन आप ओवरऑल ऑब्जर्वेशन क्या? अभी जो राजनीति चल रही है, दो बात है इसमें। एक तो जो ये बात है कि मेन स्ट्रीम राजनीति, अब मेन स्ट्रीम और मतलब साइड की बातें या हाशिए पर की राजनीति, ये अपने आप में एक फेक बात है। हम मतलब कोई सो कॉल्ड बड़ी पार्टी जो जिसको मीडिया दिखाता है या हम मतलब उसकी बात करता है, उसके अलावे भी भारत के अंदर इतने हजारों आंदोलन हो रहे हैं, सैकड़ों आंदोलन हो रहे हैं। मतलब उसकी आप देखिए कि जगह जगह लोगों को ये लगने लगा है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अभी अग्निपथ को लेकर इतना बवाल मचा, उस पर ये बहुत तरह की बात आई कि 4 साल देंगे, फिर इतना 27 लाख जोड़ के उन्होंने बताया, तो वो 3-3.5 लाख साल का एक सेना के उसको देंगे जवान को, और 4 साल की नौकरी देंगे, तो उन्होंने हिसाब लगाया कि 27 लाख। पर मेरा मानना है कि आज दिल्ली जैसे या किसी भी थोड़े ठीक ठाक बड़े शहर में या छोटे शहर में भी एक परिवार 30,000 जैसे की इनकम में बहुत अच्छे से नहीं जी सकता है। उसको बेसिक मतलब मेरा मानना है कि दिल्ली जैसे शहर में एक सिंगल आदमी भी रहेगा और वो हफ्ते में एक फिल्म देख ले और महीने में एक शर्ट पैंट खरीद ले और थोड़ा अच्छा से खाना खा ले और ट्रैवल करे, तो 30,000 रुपये एक आदमी को चाहिए, 25-30,000 रुपये। तो ऐसे में सरकार अगर ऐसा सोच रही है कि 30,000 रुपये हम देकर या 3.5 लाख का पैकेज देकर साल का कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, नहीं। आप 14 साल की नौकरी देते थे, फिर पेंशन देते थे। पेंशन की व्यवस्था थी जो 2002-3 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने छीना, और अब नौकरी के नाम पर इस तरह की चीजें हो रही है, तो ये ठीक नहीं है। मतलब मुझे लगता है सरकार अपने दायित्व से धीरे धीरे, और ये काम केवल बीजेपी ने नहीं किया, ये कांग्रेस ने भी किया। मैं बता दूं कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब भी हुआ है कि उदारीकरण के नाम पर और इसके नाम पर उसके नाम पर छटनी हुई, और तब से विरोध चल रहा है। विरोध कोई नया नहीं है कि ये रोजगार दिया जाए, और कि कोई भी सरकार अगर अच्छी स्कूलिंग की व्यवस्था ना दे तो अगर मैं कह रहा हूँ, मैं अगर 18 रुपये देकर अपनी स्कूलिंग पूरे साल, मेरा स्कूल मुझे कर देता था, पढ़ाई की व्यवस्था करता था, तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि बहुत दिक्कत आती थी। पर मेरा स्कूल जो रेलवे का स्कूल था, वो मिडिल स्कूल बंद हो गया है। मैं आपको बताऊं कि स्कूल किस तरह से बंद हुए हैं। सरकारी स्कूल खूब सारे बंद हुए हैं। ठीक है, कुछ रोल मॉडल स्कूल डेवलप किए हैं अलग अलग सरकारों ने, कि ये महात्मा गांधी स्कूल है, इसमें अंग्रेजी में पढ़ाई होगी। ये जरूरत है कि आज अंग्रेजी में पढ़ाने की जरूरत हो गई है, क्योंकि उसके बगैर नौकरी में काम नहीं चलेगा। में जो है आपको डिफरेंशिएट किया जाता है कि अगर आप हिंदी में बहुत अच्छा हैं और हिंदी में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, तो शायद आपको उतना पैसे नहीं मिलेंगे जितने आपको अंग्रेजी बाइलिंगुअल होने के मिल सकते हैं। तो ये समय की जरूरत है और अंग्रेजी पढ़ानी चाहिए। अंग्रेजी से कोई बैर नहीं है, अंग्रेजी जरूर पढ़नी चाहिए। और आज एक अंग्रेजी एक मीडियम का लैंग्वेज पूरी दुनिया में हो चुका है। तो चलिए, एक आखिरी सवाल आपके प्रोफेशन को लेकर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय मीडिया की साख गिरी है जी। और भारत में जो लोग इंडिपेंडेंट वॉइस हैं उस पर हमले भी बढ़े हैं जी। हालिया मामला जुबैर का है। बिल्कुल। तो आप भारतीय मीडिया के चरित्र को अम्बेडकर ने बहुत हेविली क्रिटिसाइज किया। बिल्कुल। कैसे देख रहे हैं? और आजकल तो कुछ खास ही ज्यादा हो गया है, जैसे टेलीविजन चैनल न्यायाधीश बैठे हों, सारा एजेंडा सेटिंग वहीं से हो रहा है। कैसे देख रहे हैं आप? मुझे लगता है कि एजेंडा वो सेट कर रहे हैं, और मैं देखता हूं कि उस एजेंडे को भी लोग फॉलो कर रहे हैं। उस एजेंडे को लोग मतलब पसंद भी कर रहे हैं एक तरफ। अगर नहीं ऐसा होता तो उसको लोग किनारा भी कर देते। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है कि आप दो अगर वॉइस है समाज में, एक ही वॉइस को अगर आप
दिखाते रहेंगे जी। उसकी बात बात पे चर्चा करेंगे और दूसरे की वॉइस नहीं सुनेंगे और ऑनेस्टली एक जो जर्नलिज्म का काम है वो नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आपकी साख तो गिरेगी ही गिरेगी। जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, अभी भी मीडिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपने तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं। शब्दों को लेकर कई सारे शब्द होते हैं जिस पर बहस होती है और मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ भी मेरे संपादक हैं, उनसे भी मेरी बात होती है, मतलब मेरे जो बॉस हैं उनसे भी कई सारे शब्दों को लेकर बात होती है। मेरे कलीग्स को से बातचीत होती कि नहीं ये शब्द डेरोगेटरी है, इसको हम इस्तेमाल नहीं करें, ये फला इसके लिए, तो इसकी जगह हम क्या इस्तेमाल करें। तो ये सब अपनी पढ़ाई, अपना कंसर्न और अपना मतलब एक हम सजग पत्रकार की तरह से काम करें तो हम काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है हम मतलब दो चीज़ें होती है ना, एक लोग कहते हैं कि हमें आज़ादी नहीं, आप भी अपना काम कहीं ना कहीं अच्छे ढंग से नहीं करना चाहिए, अच्छी तरीके से नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है कि न्यूज़ रूम में और मतलब इस तरह से कोई नहीं कह सकता। अगर आपके पास तर्क हो कि ये न्यूज़ इस तरह से प्रेजेंट हो, जो एजेंडा सेट करते हो, जिनका एजेंडा है, जो सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं, उन जर्नलिस्टों को तो मैं सलाम करता हूँ कि वो करें। लेकिन हम खबर को कोशिश करते हैं। आप पे इस तरह का दबाव होता है आपके? नहीं, मुझे अभी तक तो किसी मतलब मैंने कई अलग अलग संस्थाओं में काम किया है और मैं कभी भी किसी का एजेंडा नहीं बनना आज तक। और एक एजेंडा ये भी चलता है कि टीवी देखो, एक एजेंडा होता है टीवी नहीं देखो और टीवी पे ही ये बात की जाती है। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जब आप टीवी देखने मना करते हैं तो टीवी आप भी तो टीवी पे ही दिख रहे हैं ना, आप भी टीवी पे ही चीजों को दिखा रहे हैं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। किसी को हमें सरकार का एजेंडा नहीं बनना चाहिए। हम अपनी बात कर सकते हैं, करते हैं। बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं कि अब फील्ड रिपोर्टिंग वगैरह थोड़ी कम हुई है, काफ़ी कम हुई है, फील्ड रिपोर्टर्स कम हुए हैं, उनकी अलग दिक्कत है। तो ये धीरे धीरे चीज़ें मीडिया में प्रोफेशनलिज्म भी धीरे धीरे आ भी रहा है कि अब लोग, लड़के स्मार्ट हैं, मतलब अब जो नए लोग आते हैं वो साफ साफ कहते हैं कि मैं इतने कम पे काम नहीं करूँगा, हमारा काम इतना है और हम 9-10 घंटे काम करेंगे। तो अब मैं देखता हूँ कि वो उनका सैलरी स्ट्रक्चर भी ठीक हो रहा है और वो काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं। और ये बात HR भी नोटिस कर रहा है, हर मीडिया हाउसेस के, और उनके पे स्ट्रक्चर बदले हैं, उनका काम का तरीका बदला है। अब मैं बता रहा हूँ मेरे मीडिया हाउस में, जी मीडिया हाउस में फिजियोथेरेपिस्ट आता है। वो समझते हैं कि भाई आप स्ट्रेस है आपके ऊपर। तो कल ही मैंने अपना फिजियोथेरेपिस्ट के पास में गया तो उसने मेरी हड्डी जो है पीछे बजाई, तो मुझे लगा और कहा कि आपके हड्डी में गैप आ रहा है। तो मैंने कहा क्या करना चाहिए? बोला कुछ नहीं, आप मेरे पास आइए, 2-3 सिटिंग लीजिए, हो जाएगा ठीक। फिर जिम भी हमारे मतलब दफ्तर में है। तो इस तरह की चीज़ें पहले बीच में ये चीज़ें गायब हुई थी, जैसे बीच का एक दौर था। फिर लेकिन धीरे धीरे मीडिया हाउस को ये समझ में आया कि नहीं, हम जिनसे इतना काम लेते हैं, अब 5 डेज वर्किंग ज़्यादातर मीडिया संस्थानों में हुआ है। पहले 6 दिन काम करना होता था और टाइम का कोई वो नहीं था। आज के तारीख में सीनियर लेवल पे थोड़ा सा ये है कि भाई उनको चूंकि जिम्मेदारी ज़्यादा होती, बड़े पद की जिम्मेदारी ज़्यादा होती, तो वो घंटे नहीं काउंट कर सकते। पर नीचे के लोग 9 घंटे में अगर उसको 10 खबर करना है, 10 खबर करके वो चले जाएं। उनको कोई इस तरह का दबाव नहीं है कि मतलब आपको 12वीं खबर करनी है, फिर कोई करता हो इंडिविजुअल लेवल पे तो करता हो। लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि नहीं, दबाव मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है और धीरे धीरे उसकी लड़ाई चलती रहती है, वो ठीक हो जाए। चलिए, तो स्वतंत्र कह रहे हैं कि पत्रकार को पत्रकारिता करनी चाहिए और सरकार का एजेंडा नहीं चलाना चाहिए। पढ़िए, लिखिए, निर्भीक और साहसी बनिए। तो ये थे स्वतंत्र मिश्र। शुक्रिया दोस्तों, आप पूरा वीडियो देखिए और शेयर करते रहिएगा। जल्दी मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया।